हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय दानिश शबीर। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर, लेकिन इस क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास गिवन है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस का एप्लीकेशन, इसको कैसे रीड करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है दैट्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। सॉल्व का मतलब है इसका जनरल सोल्यूशन पहले फाइंड करना है। और आपको पता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का जनरल सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इसका मतलब है अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, हमें पहले सी एफ फाइंड करना है और उसके साथ में पी आई फाइंड करना है, उनको आपस में ऐड करना है और हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये था हमारा स्ट्रेटजी। क्वेश्चन है हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 29 वाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास गिवन दैट व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू 15। ये क्या है यहाँ पे लास्ट के क्वेश्चंस में आपने नहीं देखा, दीज आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशंस का एप्लीकेशन क्या होता है हमारे क्वेश्चन में जो अननोन्स होते हैं C1 C2 या कुछ भी, ठीक है, उनको एलिमिनेट करने के लिए ये बाउंड्री कंडीशंस हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड किया, उस जनरल सोल्यूशन में कुछ अननोन्स होंगे, ठीक है, C1 C2 या कुछ भी, ठीक है, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हम ये बाउंड्री कंडीशन जो है अप्लाई करेंगे। लेकिन बाउंड्री कंडीशंस को रीड करने के लिए स्ट्रेटजी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको पता है इसका फ्लो चार्ट क्या होता है। पहले हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे डी स्क्वायर है, इसका मतलब है मैं लिखूंगा डी स्क्वायर, और किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है y का, तो y लिखूंगा मैं, प्लस 4 है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक डी लिखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, और किसका हो रहा है y का, वो साथ में लिखेंगे, प्लस 29y इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैं एफ ऑफ डी फाइंड करूंगा, फंक्शन ऑफ डी, तो मैं लिखूंगा डी स्क्वायर प्लस डी 4d प्लस 29y। ठीक है, y नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ हमें d का फंक्शन करना है, y बाहर लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड स्टेप मेरा क्या है, मैं f ऑफ d को पुट करूंगा 0। पहले मैं लिखूंगा f ऑफ d फंक्शन ऑफ d इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 29। ठीक है, नाउ मैं ऐसे लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस जनरल सोल्यूशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है और मुझे सी एफ फाइंड करना है। सी एफ फाइंड करने के लिए मेरे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, उसके रूट्स में निकालूंगा, रूट से मैं सी एफ फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं एफ ऑफ डी को इक्वेशन बनाऊंगा, उसको इक्वेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पुट एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 29 इज इक्वल टू 0, जस्ट फॉर मेकिंग दिस ए इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स फाइंड करेंगे हम, दैट्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये इसके रूट्स है। चलिए रूट्स फाइंड करते हैं। माइनस बी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी का हो जाएगा 16 माइनस 4ac, दैट विल बी इक्वल टू 116 आई थिंक, 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 4ac 4 इंटू 29 कितना हो गया, 116। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं ऐसे, मैं इसको खींचूंगा एक लाइन, ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिखूंगा, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 116, तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखो, अब अंडर रूट 100 का कितना होता है 10, लेकिन माइनस भी साथ में, तो माइनस अंडर रूट कितना होता है आयोटा, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, माइनस 4 प्लस माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना, माइनस 2 प्लस माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो दिस इज आवर रूट, ये हमें रूट आ चुका है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसी रूट से हम अपना सी एफ फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ द रूट देख के। ये जो रूट है इट्स कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि वन ऑफ द पार्ट इज रियल, अनदर इज इमेजिनरी, सो इट्स ए कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के रूट्स हम, कॉम्प्लेक्स अगर हमारा रूट हो तो उससे हम अपना सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, मैं लिखूंगा सी एफ इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम ये जो रियल पार्ट है इसका लिखेंगे, तो e की पावर में लिखेंगे e पावर माइनस 2x
ठीक है। अब चूंकि ये जुड़े हुए हैं तो मैं इनको जोड़ूंगा नहीं, तो मैं इनको इंटू करूंगा, ठीक है। अब 5 आयोटा का मैं कैसे करूंगा, आपको पता है जब भी हमारे पास इमेजिनरी रूट होता है उसको हम साइन और कॉस के एंगल में लिखते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कॉस, पहले मैं लिखूंगा ये कौन सी टर्म है पहली, तो मैं लिखूंगा C1, ठीक है। कॉस 5x प्लस C2 साइन 5x, इसको मैं नाम रखूंगा, नहीं फिलहाल मैं इसको नाम नहीं रखूंगा, अगले स्टेप में, ठीक है। तो ये आ गया मेरा CF कैसे फाइंड किया, मैंने रूट निकाला, रूट से मैंने CF फाइंड किया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई। अब मुझे पी भी फाइंड करना है। आपको पता है जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में RHS 0 हो, इसका मतलब है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल या पी भी 0 होता है, ठीक है। सो आवर जनरल सोल्यूशन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू CF ये है e⁻²x इंटू C1 cos 5x प्लस C2 साइन 5x, ठीक है। उसके बाद प्लस 0 सेम, तो इसको मैं नाम रखूंगा इक्वेशन 1, ठीक है। अगर यहाँ में ये जो बाउंड्री कंडीशंस है ये अगर गिवन नहीं होते तो दिस वाज एनफ, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस गिवन है तो मैं इनको यूज करूंगा C1 और C2 एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को किसी भी एप्लीकेशन में यूज करते हो, ठीक है, कोई भी सपोज वेव प्रोपोगेशंस होते हैं उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको एक स्पेसिफिक एरिया का वेव प्रोपोगेशन फाइंड करना हो तो वहां पे आप C1 C2 को एलिमिनेट कर सकते हो बाय गिविंग बाउंड्री कंडीशंस। अब चूंकि बाउंड्री कंडीशंस ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में, तो आपको इसी के हिसाब से करना होगा। यू कैन सेट देम ऑन योर ओन नीड्स, ठीक है। जैसी भी आपको चाहिए वैसे आप बाउंड्री कंडीशन सेट कर सकते हो जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी भी एप्लीकेशन में यूज करोगे, ठीक है। दैट्स अप टू यू। अब चूंकि ये जो क्वेश्चनर है इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके हिसाब से मुझे इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो C1 C2 अब यहां से एलिमिनेट होगा। अब हमारा स्टेप है न्यू स्टेप, हाउ टू रीड द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो उनको मैं थोड़ा सा यहां पे लिखूंगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब देखो बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास गिवन है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, dy/dx इज इक्वल टू 15। बाउंड्री कंडीशंस आपको लेकिन जरूरत पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में, y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसको हम रखते हैं फिलहाल ऐसी, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 और dy/dx इज इक्वल टू 15, ये दो हमारे काम आएंगे पहले। अब ये वाली जो है ये नेग्लेक्ट हो चुकी है, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम है। पहले हम ये यूज करते हैं, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है y इज इक्वल टू 0? y इज इक्वल टू 0 का मतलब है एट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है एट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। और x मैंने क्या लिया, अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होगा तो एट y इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। अब चूंकि क्वेश्चन में x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इसलिए मैंने यहाँ पे x लिखा। देखो फिर से मैं बताता हूँ, इसको मैं कैसे रीड करूंगा, एट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। बस कुछ भी नहीं करना। ये जो वैल्यू होता है इट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये जो वैल्यू होता है दिस इज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको ऐसे रीड करना है। अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गए y0 x0, उनको मैं पुट करूंगा अपनी इक्वेशन 1 में। चलिए पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में, y इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखूंगा, e पावर कितना 2x, एनीथिंग इज पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 बन जाएगा। cos 5x cos 0 कितना होता है 1, तो ये C1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फाइनली 0 इज इक्वल टू कितना C1, ठीक है। क्योंकि cos 0 कितना होता है 1, तो C1 हो जाएगा और sin 0 0 होता है तो फाइनली 0 ही हो जाएगा। तो यहां से मुझे वैल्यू निकला C1 इज इक्वल टू 0। ये मुझे कब मिला, जब मैंने सेकेंड बाउंड्री कंडीशन रीड करी। अब मेरे पास थर्ड बाउंड्री कंडीशन है, इसको भी रीड करते हैं। थर्ड बाउंड्री कंडीशन है मेरे पास dy/dx इज इक्वल टू 15, मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 15। लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ y, ठीक है, डिफरेंशिएशन तो नहीं है y का। तो पहले मैं क्या करूंगा, y का डिफरेंशिएशन करूंगा, उसके बाद ये जो बाउंड्री कंडीशन है ये अप्लाई करूंगा, ठीक है, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो y को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। जब मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा, यहां पे मैं रूल कौन सा यूज करूंगा,
फंक्शन ऑफ वन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई अनदर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जब मैं फर्स्ट लिखूंगा ऐसे ई पावर माइनस 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, c1 cos 5x, ठीक है, तो c1 ऐसे ही आ जाएगा, और cos 5x का कितना हो जाता है साइन, लेकिन माइनस में माइनस बाहर लिखूंगा मैं, और यहाँ पे 5x का 5 आ जाएगा, प्लस c2 साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos 5x, और 5x का 5 आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाहर, ठीक है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, अब मैं सेकेंड फिर से लिखूंगा, c1 cos 5x प्लस c2 sin 5x, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e पावर माइनस 2x का e पावर माइनस 2x ही होगा, और 2x का कितना हो जाएगा -2, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इस -2 को, तो ये बन जाएगा -2, है ना, यहाँ पे ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा -2, और ये भी बन जाएगा हमारा कितना -2। इसको मैं कट कर लेता हूं। अब देखो दोनों टर्म्स में e पावर माइनस 2x है, तो इनको कॉमन निकालते हैं, या फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब हमने y डैश फाइंड किया, ठीक है, अब हम इस बाउंड्री कंडीशन को रीड कर पाएंगे। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 15, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 15। इसका मतलब है dy अपॉन dx 0 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब है एट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 15 x इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज निकले हमारे, एक तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 15 एंड x इज फिर से 0, ठीक है। इसको मैं पुट करूंगा किसमें, अपनी इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इसके बदले में क्या लिखूंगा 15, तो मेरे ख्याल से पहले मैं इसे थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 15 एट x इज इक्वल टू 0, इस वैल्यू को मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करूंगा। तो यहाँ पे क्या है y डैश, ये y डैश है यहाँ पे, इसका मतलब है y का डिफरेंशिएशन, इसका भी यही मतलब है। तो इसके बदले में क्या लिखूंगा यहाँ पे 15, तो मैं लिखूंगा 15 इज इक्वल टू, ठीक है, e पावर माइनस 2 x की वैल्यू कितनी है 0, तो एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 बन जाएगा यहाँ पे। और क्या क्या टर्म्स 0 हो जाएंगी, साइन की टर्म सारी 0 हो जाएगी, आपको पता है 0 साइन ऑफ 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म भी 0, और ये 1 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये तो 1 हो जाएगा 5c2, और यहाँ पे आ जाएगा -2c1, 5c2 इज इक्वल टू 2c1। अब हमने c1 का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कहीं पे हमने निकाला था c1 का वैल्यू, दैट्स ऑलवेज इक्वल टू कितना 0, तो c1 हमारा 0 ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये बन जाएगा 15 इज इक्वल टू 5c2, और c2 इज इक्वल टू 3। c1 हमारा ऑलरेडी 0 आ चुका था, इससे पहले वो मैंने रब किया था यहाँ पे, तो वो ऑलरेडी आ चुका था कितना 0, c2 हमारा निकला 3, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करूंगा मैं किसमें, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में, इसमें, तो ये जो है आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फाइनली ये बन जाएगा y इज इक्वल टू e पावर माइनस 2x, ठीक है, c1 कितना है 0, तो इससे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, है ना, और c2 कितना है 3, तो ये बन जाएगा e पावर माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 3 को मैं लिखूंगा यहाँ पे sin 5x। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। सिर्फ आपको ख्याल रखना है कि बाउंड्री कंडीशंस को हम कैसे रीड करेंगे, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस को मैंने अप्लाई किया, तो हमारे जो अननोन्स थे c1 और c2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आफ्टर अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस देखो कहीं पे नहीं है, ना c1 है ना c2 है। तो बाउंड्री कंडीशंस का ये काम होता है कि c1 और c2 या अननोन्स को हम एलिमिनेट कर पाए, ठीक है, ताकि हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। अगर हमें कोई सिस्टम स्टडी करना हो एट दैट टाइम वी कैन यूज बाउंड्री कंडीशंस। अगर हम जनरली रीड कर रहे हैं किसी सिस्टम को, ठीक है, अपनी सराउंडिंग को रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंपली जनरल सोल्यूशन, ठीक है। बट इफ आई हैव टू फाइंड सम पर्टिकुलर सोल्यूशन वी विल यूज बाउंड्री कंडीशंस। उससे क्या हो जाएगा, हमारे जो अननोन्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारा एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मिला y इज इक्वल टू 3 पावर माइनस 2x साइन 5x।
आई होप आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं अगर हमारा RHS 0 ना हो, वो हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।